प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अपने परिवार के साथ स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और साथ में खुश होकर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार में आप सभी प्यारे बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा पाठ सांस सांस में बांस। बांस का पौधा तो आपने जरूर देखा होगा या फिर बांस से बनी हुई अनेक प्रकार की वस्तुएं आपके घर में जरूर होंगी। यहाँ पर आप कुछ वस्तुओं के चित्र देख पा रहे हैं। ये सभी बांस से बनी हैं। बांस के पौधे से हम फर्नीचर बना सकते हैं। बांस के पौधे की सहायता से हम अनेक प्रकार के खिलौने बना सकते हैं, क्योंकि बांस की जो लकड़ी होती है वो बहुत ही मजबूत होती है। प्यारे बच्चों, आपने बांसुरी की मधुर आवाज़ जरूर सुनी होगी। कितनी मीठी आवाज़ होती है और बांस से बनी होने के कारण ही इसका नाम भी क्या हुआ, बांसुरी। साथ में बांस के जो मजबूत डंडे होते हैं उनसे चारपाई बनती है। अनेक प्रकार के हम काम करते हैं। इसलिए देखा आपने कि बांस कितना काम का है, कितना उपयोगी है, कितना काम आता है हमारे आम जीवन में। बांस का पेड़ भारत में सभी जगहों पर पाया जाता है। ये कोंकण महाराष्ट्र में अधिक मात्रा में पाया जाता है। ये 25 से 30 मीटर तक ऊंचा होता है। इसकी लंबाई बहुत ज़्यादा होती है। इसके पत्ते लंबे होते हैं। इनका तना बहुत मजबूत होता है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अचानक तोप से वार करने पर भी इस पर कोई असर नहीं होता है। जब बांस 60 वर्ष का हो जाता है तो इसमें बीज आने लगते हैं। प्रत्येक बांस में थोड़ी थोड़ी दूर पर बीजों के झुंड लगते हैं। बीजों के पक जाने पर बांस सूखने लगता है। एक बांस के सूखने से कई बांस सूख जाते हैं। 20-25 वर्ष बाद नए बीज आ जाते हैं। इसके बीज गेहूं के बीज के समान होते हैं। गरीब और आदिवासी लोग उसकी रोटी बनाकर खाते हैं। कितनी हैरानी वाली बात है कि इसके बीज की रोटी भी बनती है। बांस से टोकरी, चटाई, सूप, पंखे आदि अनेक वस्तुएं बनाई जाती हैं। इनमें कपूर की तरह का एक पदार्थ निकलता है जिसे वंश लोचन कहा जाता है। देखा प्यारे बच्चों, बांस के बारे में कितनी महत्वपूर्ण जानकारी हमने जानी। हमारा आज का पाठ सांस सांस में बांस भी इसी पौधे पर आधारित है। आपको अपने चारों ओर अनेक प्रकार की वस्तुएं दिखाई देती हैं। कोई लकड़ी से बनी होती है, कोई लोहे से बनी होती है, कोई कपड़े से बनी होती है और कोई प्लास्टिक से बनी होती है। इसी तरह आपने बांस से बनी हुई कोई ना कोई वस्तु तो जरूर देखी होगी। अभी अभी हमने चित्र में देखा अनेक प्रकार की वस्तुएं किससे बनती है, बांस से बनती है। जैसे कि टोकरी, मुड्डा या कुर्सी जिस पर हम बैठते हैं। आज हम इसी अनोखे बांस के बारे में एक लेख पढ़ने वाले हैं। बांस एक अनोखी वस्तु है। बांस एक तरह की सख्त घास है। जी हाँ प्यारे बच्चों, बांस एक प्रकार का पौधा नहीं है बल्कि एक घास है जिसकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा होती है। प्राकृतिक रूप से इतना कठोर होने के बावजूद इसे मोड़ा जा सकता है, काटा जा सकता है, रंग बिरंगा बनाया जा सकता है। प्यारे बच्चों, इसकी मजबूती और इसके लचीलेपन की वजह से ही हम अनेक प्रकार की वस्तुएं बना सकते हैं। बांस का खाने पीने की कई चीज़ों में भी इस्तेमाल किया जाता है। दशहरे पर रावण के जो पुतले जलाए जाते हैं उन्हें बनाने में भी बांस का इस्तेमाल होता है। और बांस से बनी सीढ़ी तो लगभग हर घर में मिल ही जाती है। इस पाठ में हम पढ़ेंगे कि भारत में बांस का इस्तेमाल कितने अनोखे तरीकों से किया जाता है। साथ ही हम ये भी पढ़ेंगे कि बांस की कई तरह की चीज़ें बनाने के लिए कितने जतन करने पड़ते हैं, कितनी कोशिश करनी पड़ती है। हमारे देश में कई इलाके ऐसे हैं जहाँ की जिंदगी बांस के बिना नामुमकिन सी लगती है। यानी उनकी जिंदगी के हर पहलू में बांस का कोई ना कोई उपयोग अवश्य होता है। ये इलाके हमारे देश भारत के उत्तरी पूर्वी भाग में हैं। यहाँ के लोग प्रकृति की गोद में रहते हैं, इसीलिए प्रकृति का पूरा सम्मान करते हैं। ऐसा लगता है उन लोगों की सांस में ही बांस की खुशबू रच बस गई है। इसीलिए इस पाठ का नाम भी रख दिया गया है सांस सांस में बांस। यानी वहाँ के लोगों की हर एक सांस में बांस बसा हुआ है। बांस के बिना उनका जीवन संभव ही नहीं हो सकता है। इसीलिए पाठ भी हमारा क्या है, सांस सांस में बांस। प्यारे बच्चों, हमारे पूरे पाठ में बांस के पेड़ की उपयोगिता के बारे में ही बताया गया है। बांस का उपयोग मानव प्राचीन काल से ही करता आ रहा है। ऐसा नहीं है कि अभी हमने बांस का उपयोग करना शुरू किया है। प्रारंभ में उसने भोजन इकट्ठा करने के लिए डलिया के आकार की कोई वस्तु बनाई होगी। ये तरीका उसने चिड़ियों के घोंसले को देखकर सीखा होगा। बांस से टोकरियाँ, चटाइयाँ, टोपियाँ, बर्तन, बैलगाड़ियाँ, फर्नीचर, सजावटी सामान, जाल, मकान, पुल आदि अनेक प्रकार की वस्तुओं में काम लाया जाता है।
असम के लोग ऐसे ही जाल जकई से मछली पकड़ते हैं। वहाँ चाय के बागानों में काम करने वाले लोगों की टोपियाँ और टोकरियाँ भी बांस से बनी होती है। बरसात के दिनों में खाली समय में बांस की वस्तुएं बनाने का अच्छा समय होता है। इसके लिए बांस को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता है। उनकी पतली पतली खपचियाँ बनाकर रंग में रंगते हैं। फिर उन खपचियों से मनचाही टोकरियाँ तथा अन्य वस्तुएं तैयार की जाती हैं। ये हुनर सीखने में काफ़ी समय लगता है। तैयार टोकरियाँ घर में प्रयोग की जा सकती हैं या बाजार में बेचकर आमदनी का साधन भी बन सकती हैं। इस पाठ के लेखक का नाम है एलेक्स एम जॉर्ज और इस पाठ का अनुवाद किया गया है शशि सबलोक के द्वारा। आइए पढ़ते हैं हमारा पाठ सांस सांस में बांस। एक जादूगर थे चंगकी चंगलनबा। अपने जीवन में उन्होंने कई बड़े बड़े करतब दिखलाए। करतब दिखलाना यानी काम करना। जब मरने को हुए तो लोगों से बोले, मुझे दफनाए जाने के छठे दिन मेरी कब्र खोद कर देखोगे तो कुछ नया सा पाओगे। कहा जाता है कि मौत के छठे दिन उनकी कब्र खोदी गई और उसमें से निकले बांस की टोकरियों के कई सारे डिजाइन। लोगों ने उन्हें देखा, पहले उनकी नकल की और फिर नए डिजाइन भी बनाए। बांस भारत के विभिन्न हिस्सों में बहुतायत में होता है। बहुतायत यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में। भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के 7 राज्यों में बांस बहुत उगता है, इसलिए वहाँ बांस की चीज़ें बनाने का चलन भी खूब है। सभी समुदायों के भरण पोषण में इसका बहुत हाथ है। भरण पोषण करना यानी अपनी आजीविका कमाना, अपने जीवन को चलाना। यहाँ हम खास तौर पर देश के उत्तरी पूर्वी राज्य नागालैंड की बात करेंगे। नागालैंड के निवासियों में बांस की चीज़ें बनाने का खूब प्रचलन है। प्यारे बच्चों, अगर आप ट्रेड फेयर गए हैं या फिर सूरजकुंड क्राफ्ट मेला अगर आप गए हैं तो वहाँ पर आपने ज़रूर देखा होगा कि बांस से बनी हुई कितनी सुंदर सुंदर वस्तुएं आपको देखने को मिलती हैं। और साथ में आर्ट एंड क्राफ्ट में, हैंडीक्राफ्ट में इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। इंसान ने जब हाथ से कलात्मक चीज़ें बनानी शुरू की, बांस की चीज़ें तभी से बन रही हैं। यानी इंसान ने बांस की चीज़ें बहुत पहले बनाना सीख लिया था। आवश्यकता के अनुसार इसमें बदलाव हुए हैं और अब भी हो रहे हैं। धीरे धीरे लोगों की कलात्मकता शक्ति का विकास हो रहा है और पुरानी चीज़ों से और नई नई बेहतर चीज़ें, अच्छे अच्छे डिजाइन की चीज़ें बनाई जा रही हैं। कहते हैं बांस की बुनाई का रिश्ता उस दौर से है जब इंसान भोजन इकट्ठा करता था। यानी ये रिश्ता बहुत पुराना है, बहुत पहले से ही इंसान बांस से वस्तुएं बना रहा है। शायद भोजन इकट्ठा करने के लिए ही उसने ऐसी डलिया नुमा चीज़ें बनाई होंगी। डलिया यानी टोकरी के जैसी कोई चीज बनाई होगी ताकि उसमें वह अपना भोजन रख सके। आप सभी जानते हैं आदि मानव शुरू में जंगल में रहता था, जंगल में शिकार करता था, पेड़ पौधों से, जानवरों से अपना भोजन इकट्ठा करता था। क्या पता बैया जैसी किसी चिड़िया के घोंसले से टोकरी के आकार और बुनावट की तरकीब हाथ लगी हो। तरकीब यानी तरीका। हो सकता है कि उन्होंने किसी चिड़िया को देखा हो। बैया जो चिड़िया होती है वो बहुत ही सुंदर तरीके से अपना घोंसला बनाती है, डलिया के जैसा, टोकरी के जैसा, और वहीं से उसके दिमाग में कोई आइडिया आया होगा, दिमाग में कोई उपाय आया होगा और वहीं से उसने बांस से इस तरह की डलियाँ, इस तरह की टोकरियाँ बनाना शुरू कर दिया होगा। ऐसा हम अनुमान लगा रहे हैं। बांस से केवल टोकरियाँ ही नहीं बनती, बांस की खपचियों से ढेर चीज़ें बनाई जाती हैं। खपचियाँ पतली पतली डंडियाँ होती हैं, जैसे तरह तरह की चटाइयाँ बना सकते हैं, टोपियाँ बना सकते हैं, टोकरियाँ बना सकते हैं, बर्तन, बैलगाड़ियाँ, फर्नीचर, सजावटी सामान, जाल, मकान, पुल और खिलौने भी। बांस से मेरा रिश्ता। बांस का ये झुरमुट मुझे अमीर बना देता है। इससे मैं अपना घर बना सकता हूँ। बांस के बर्तन और औजार इस्तेमाल करता हूँ। सूखे बांस को मैं ईंधन की तरह इस्तेमाल करता हूँ। बांस का कोयला जलाता हूँ। बांस का अचार खाता हूँ। बांस के पालने में मेरा बचपन गुजरा। पत्नी भी तो मैंने बांस की टोकरी के जरिए पाई और फिर अंत में बांस पर ही लिटाकर मुझे मरघट ले जाया जाएगा। मरघट यानी शमशान घाट ले जाया जाएगा। लेखक यहाँ पर बताना चाहता है कि बांस से उसका रिश्ता कितना गहरा है, उसके जीवन में बांस का कितना महत्व है। हर चीज बांस से जुड़ी हुई है और इसीलिए इस जुड़ाव के कारण ही उसने पाठ का नाम भी रख दिया है सांस सांस में बांस। लेखक बताता है कि बांस से वह अपना घर बना सकता है, बांस के बर्तन प्रयोग करता है, बांस के औजार इस्तेमाल करता है, बांस से वो ईंधन भी जलाता है,
कोयले की तरह उसे जला सकता है। बांस खाने में भी काम आता है, अचार बनाया जाता है और बांस के बने पालने में उसका बचपन भी बीता है। और साथ में बांस की टोकरी बनाते हुए उसने अपनी पत्नी को पसंद किया है। और अंत में जब उसकी मृत्यु हो जाएगी तो बांस के अंदर ही लिपटाकर उसे शमशान घाट ले जाया जाएगा, यानी बांस की लकड़ियों का प्रयोग करके ही उसको जलाया जाएगा। इसलिए कहा जा सकता है कि लेखक का पूरा जीवन बांस के ऊपर ही आधारित है। बांस से ही उसकी सांसें हैं और बांस से ही उसका जीवन है। असम में ऐसे ही एक जाल जकाई से मछली पकड़ते हैं। असम जो कि उत्तरी पूर्वी राज्य है हमारे भारत का, वहाँ पर इसी प्रकार के बांस की खपचियों से एक जाल बनाया जाता है जिसको हम जकाई कहते हैं और उससे मछली पकड़ते हैं। छोटी मछलियों को पकड़ने के लिए इसे पानी की सतह पर रखा जाता है या फिर धीरे धीरे चलते हुए खींचा जाता है। बांस की खपचियों को इस तरह बांधा जाता है कि वे एक शंकु का आकार ले ले। आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं, शंकु के आकार का एक जकाई जाल है जिसे बांस की सहायता से बनाया गया है और इसकी सहायता से छोटी मछलियां पकड़ी जाती हैं। इस शंकु का ऊपरी सिरा अंडाकार होता है। निचले नुकीले सिरे पर खपचियां एक दूसरे में गुथी हुई होती हैं। खपचियों से तरह तरह की टोपियां भी बनाई जाती हैं। असम की चाय बागानों के चित्रों में तुम्हें लोग ऐसी टोपियां पहने दिख जाएंगे। और हाँ, उनकी पीठ पर टंगी बांस की बड़ी सी टोकरी देखना न भूलना। प्यारे बच्चों, आपने टीवी के माध्यम से जरूर देखा होगा या फिर आप जरूर गए होंगे उत्तरी पूर्वी भारत में अगर यात्रा करने, तो वहाँ पर चाय के जो बागान होते हैं वहाँ पर चाय की पत्तियों को चुनने के लिए पीठ के ऊपर लोग क्या बांधते हैं? टोकरी। और वो टोकरी भी किससे बनी हुई होती है? बांस से बनी हुई होती है। और अपने सर पर क्या पहनते हैं? टोपी। टोपी भी किसकी सहायता से बनाई जाती है? बांस की सहायता से। जुलाई से अक्टूबर घनघोर बारिश के महीने, घनघोर यानी बहुत ज़्यादा बारिश होती है जुलाई से अक्टूबर के बीच में, यानी लोगों के पास बहुत सारा खाली वक्त या कहो आसपास के जंगलों में बांस इकट्ठा करने का सही वक्त। जुलाई से अक्टूबर के बीच में जब बरसात का मौसम होता है तो यहाँ के लोगों के पास खाली समय होता है और वो बड़े आराम से जंगलों में जाकर बांस को इकट्ठा कर सकते हैं। आमतौर पर वे 1 से 3 साल की उम्र वाले बांस काटते हैं। बूढ़े बांस सख्त होते हैं और टूट भी तो जाते हैं, यानी जो बूढ़ा बांस होता है वो 1 से लेके 3 साल की उम्र के बीच में होता है। बांस से शाखाएं और पत्तियां अलग कर दी जाती हैं। इसके बाद ऐसे बांसों को चुना जाता है जिनमें गांठें दूर दूर होती हैं, यानी जिसका जो तना होता है उसके बीच में जो गांठें होती है वो पास पास नहीं होनी चाहिए बल्कि दूर दूर होनी चाहिए। दाव यानी चौड़े चांद जैसी फाल वाले चाकू से इन्हें छीलकर खपचियां तैयार की जाती हैं। चित्र में आप देख सकते हैं एक गोलाई वाला चांद के आकार का चाकू होता है जिसको हम क्या कहते हैं? दाव। और उससे उस बांस को साफ किया जाता है और उसके जितने भी पत्ते होते हैं उनको हटा दिया जाता है और साथ में उनसे खपचियां तैयार की जाती हैं। खपचियों की लंबाई पहले से ही तय कर ली जाती है, यानी जितनी लंबी खपचियां होंगी उतनी ही चीजें बनाने में आसानी रहेगी। मसलन यानी जैसे कि आसन जैसी छोटी चीजें बनाने के लिए बांस को हर एक गठान से काटा जाता है। गठान यानी गांठें। लेकिन टोकरी बनाने के लिए हो सकता है कि 2 या 3 या 4 गठानों वाली लंबी खपचियां काटी जाएं। इसीलिए लंबाई का अंदाजा लगाना जरूरी होता है कि किस प्रकार की वस्तु बनाई जानी है, यानी कहाँ से काटा जाएगा या कितनी लंबी खपची की आवश्यकता होगी, ये इस बात पर निर्भर करती है कि टोकरी की लंबाई कितनी होगी। जितनी लंबी टोकरी होगी उसी के हिसाब से खपचियां काटी जाएंगी। गठान किसे कहते हैं? गांठों को। और आप देख सकते हैं जो हमारा बांस का तना होता है, लंबी लंबी जो लकड़ी होती है उसके बीच में गांठें होती हैं और जितनी दूरी पर गांठें होती है उतना ही अच्छा सामान हम उससे बना सकते हैं। आमतौर पर खपचियों की चौड़ाई 1 इंच से ज़्यादा नहीं होती है। चौड़ी खपचियां किसी काम की नहीं होती, इन्हें चीरकर पतली खपचियां बनाई जाती हैं। पतली खपचियां लचीली होती हैं। खपचियां चीरना उस्तादी का काम है। उस्तादी यानी बहुत ही समझदारी का काम है। कोई उस्ताद व्यक्ति ही इसको अच्छे से कर सकता है, जिसको इसकी पूरी जानकारी होती है, जिसको उसका पूरा ज्ञान होता है। हाथों की कलाकारी के बिना खपचियों की मोटाई बराबर बनाए रखना आसान नहीं है। जितने सुंदर हमें टोकरियां दिखाई देती हैं, वस्तुएं दिखाई देती हैं, उनके पीछे मेहनत भी उतनी ही ज़्यादा होती है।
और इसमें काम करने के लिए एक हुनर की ज़रूरत होती है, अभ्यास की ज़रूरत होती है, जो हर व्यक्ति नहीं कर सकता। यानी हुनरमंद और उस्ताद व्यक्ति ही खपचियों की मोटाई को बराबर रख सकता है। इस हुनर को पाने में काफ़ी समय लगता है, काफ़ी अभ्यास की आवश्यकता होती है। टोकरी बनाने से पहले खपचियों को चिकना बनाना जरूरी है। यहाँ फिर दाव काम आता है। दाव यानी गोलाई वाला चाकू जो चांद के आकार का होता है। दाव का धारदार सिरा खपची को दबाए रखता है। प्यारे बच्चों, इस काम के लिए एक विशेष प्रकार का चाकू इस्तेमाल किया जाता है जिसको क्या कहते हैं, दाव। जबकि तर्जनी दाव के एकदम नीचे होती है। तर्जनी क्या होती है, उंगली होती है, और ये उंगली हमारी अंगूठे के बिल्कुल पास वाली उंगली होती है। और आपको सभी उंगलियों के नाम भी पता होना चाहिए। क्या आप सभी उंगलियों के हिंदी में नाम जानते हैं? सबसे पहले हमारा क्या होता है, अंगूठा या अंगुष्ठा। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारी तर्जनी उंगली होती है। बिल्कुल बीच में मध्यमा होती है। मध्यमा का अर्थ ही क्या होता है, बीच वाली। उसके बाद अनामिका होती है, और उसके बाद कनिष्ठा। कनिष्ठा का अर्थ भी क्या होता है, सबसे छोटी उंगली। जिस प्रकार इंग्लिश में आप इन्हें कहते हैं थंब, इंडेक्स फिंगर, मिडल फिंगर, रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर, ऐसे ही हिंदी में भी इनके नाम हैं अंगुष्ठा यानी अंगूठा, तर्जनी यानी उसके बिल्कुल पास वाली इंडेक्स फिंगर, मध्यमा यानी मिडल फिंगर, अनामिका यानी रिंग फिंगर, और लिटिल फिंगर को क्या कहते हैं, कनिष्ठा। खपचियों की गोलाई बराबर करने के लिए जो दाव होता है उसके नीचे तर्जनी उंगली को रखा जाता है। इस स्थिति में बाएं हाथ से खपची को बाहर की ओर खींचा जाता है। इस दौरान दायां अंगूठा दाव को अंदर की ओर दबाता है और दाव खपची पर दबाव बनाते हुए घिसाई करता है। जब तक खपची एकदम चिकनी नहीं हो जाती, यह प्रक्रिया दोहराई जाती है। यानी खपची को बहुत अच्छे से चिकना किया जाता है। बार बार उसको चिकना करने के लिए यही प्रक्रिया दोहराई जाती है। इसके बाद होती है खपचियों की रंगाई, यानी उनको रंगा जाता है। इसके लिए ज़्यादातर गुड़हल, इमली की पत्तियों आदि का उपयोग किया जाता है। यानी रंग करने के लिए वो केमिकल वाले रंगों का प्रयोग नहीं करते, बल्कि जो प्राकृतिक रंग होते हैं गुड़हल और इमली की पत्तियों का प्रयोग करते हैं। काले रंग के लिए उन्हें आम की छाल में लपेटकर कुछ दिनों के लिए मिट्टी में दबाकर रखा जाता है। बांस की बुनाई वैसे ही होती है जैसे कोई और बुनाई। पहले खपचियों को चित्र में दिखाए गए तरीके से आड़ा तिरछा रखा जाता है। फिर बाने को बारी बारी से ताने के ऊपर नीचे किया जाता है। इससे चेक का डिजाइन बनता है, पलंग की निवाड़ की बुनाई की तरह। जैसे चारपाई बनाई जाती है, पलंग बनाया जाता है जो आपकी रस्सी होती है उसकी सहायता से, वैसे ही जो खपचियाँ होती हैं वो भी रस्सी की तरह ही लचीली होती हैं और उनकी बुनाई करके टोकरियाँ बनाई जाती हैं। टुईल बुनना हो तो हर एक बाना 2 या 3 तानों के ऊपर और नीचे से जाता है। इससे कई सारे डिजाइन बनाए जा सकते हैं। टोकरी के सिरे पर खपचियों को या तो चोटी की तरह गूंथ लिया जाता है या फिर कटे सिरों को नीचे की ओर मोड़कर फंसा दिया जाता है और हमारी टोकरी तैयार। चाहो तो बेचो या घर पर ही काम में ले लो। जिन लोगों को घर पर ज़रूरत होती है वो अपनी टोकरी को घर पर रख लेते हैं, और ज़्यादा अगर बना दी जाती है तो बाजार में जाकर बेचा भी जा सकता है। और हमारे पाठ के लेखक का नाम है एलेक्स एम जॉर्ज। साथ ही इसका अनुवाद किया गया है। अनुवाद करना यानी किसी दूसरी भाषा से इसको हिंदी में अनुवाद किया गया है। और अनुवाद किसने किया है? शशि सबलोक ने। जो पाठ आप हिंदी में पढ़ रहे हैं ये किसने लिखा है? शशि सबलोक ने। लेकिन ये बिल्कुल ही जो पाठ है वो इंग्लिश में लिखा गया है, और इंग्लिश में किसने लिखा है? एलेक्स एम जॉर्ज ने। सांस सांस में बांस। प्यारे बच्चों, आपने देखा कि बांस से जो टोकरियाँ बनती है वो कितनी मेहनत से बनती हैं। हमें टोकरी देखने में साधारण सी लगती है, लेकिन उसके पीछे कितनी मेहनत छुपी हुई होती है, और कोई उस्ताद व्यक्ति ही उसे बना सकता है, क्योंकि उसके लिए एक हुनर चाहिए, एक अभ्यास की ज़रूरत होती है जो हर किसी व्यक्ति के पास नहीं होता है। बांस से वस्तुएं बनाने का काम ज़्यादातर उत्तरी पूर्वी भारत के लोग करते हैं, और उत्तरी पूर्वी भारत में विशेष रूप से 7 राज्य हैं जिनको 7 सिस्टर्स भी कहते हैं। आपको उनके नाम जरूर पता होंगे, और 7 सिस्टर्स के 7 राज्यों के नाम मुझे आप मैसेज करके बता सकते हैं। यहाँ के लोगों के पास बहुत सारा समय होता है बरसात के मौसम में, और जंगलों में जाकर, क्योंकि जंगल में ये घास पाई भी जाती है, और आप जानते हैं बांस हमारा एक पौधा नहीं है बल्कि घास की प्रजाति है, और वे जंगल में जाते हैं, बांस को इकट्ठा करते हैं और उससे अनेक प्रकार का सामान बनाते हैं। कुछ सामान अपने घरों में रख लेते हैं,
और बाकी बचा हुआ सामान आमदनी कमाने के काम आता है। प्यारे बच्चों, ये था हमारा पाठ सांस सांस में बांस। उम्मीद करती हूँ आपको पाठ समझ में आया होगा, साथ ही पाठ आपको पसंद आया होगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं इसी पाठ के अभ्यास के प्रश्न उत्तर के साथ अगले वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, खुश होकर पढ़ते रहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।